हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित, आई एम फ्रॉम सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज इस वीडियो में हम जो है वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का, जो ओ लेवल एग्ज़ाम होने वाला है अभी जुलाई के अंदर था पहले, लेकिन अब पोस्टपोन होकर अगस्त में हो रहा है। तो उस जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे, जिससे हम आइडिया निकाल सकें कि अभी जो पेपर होने वाला है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किन किन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बीच में मैं आपको कुछ चीज़ें ये भी बताऊंगा जो जिसके ऊपर तो क्वेश्चन बनना फिक्स है। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन पहले सीख लेते हैं वहाँ पे। तो ये जो पेपर है वो जनवरी का पेपर है ओ लेवल का, जो प्रीवियस हुआ है वहाँ पे, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। अब पाइथन को क्लियर करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पाइथन जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्रिपरेशन आपने की है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की है, तब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपका जो पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और क्वेश्चन आने के बाद उसको कैसे आप सोल्व करो। राइट, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है। ऑब्वियस बात है, हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ी है, वहाँ पे डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी है। अगर मैं बात करूँ जिसके अंदर आप लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, टपल के बारे में पढ़ा होगा और डिक्शनरी के बारे में पढ़ा होगा और सेट के बारे में पढ़ा होगा। ये चार चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। इन चारों के ऊपर क्वेश्चन बनना है, 100% फिक्स है ये चीज़। अब इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लिस्ट जो है वो आपके इस वाले ब्रैकेट में लिखी जाती है, ध्यान रखना आपको। टपल जो है वो आपके इस वाले ब्रैकेट में लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है लिस्ट। दूसरी टपल जो है वो आपके पेरेंथेसिस में लिखी जाती है। डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाती है और सेट भी है जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिक्शनरी में जो डेटा है वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है, की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। सेट में डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। राइट, तो ये चीज़ आपको पता चल गई है। उसके बाद में अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ वहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर आपके लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप वहाँ पे चल रहा है, x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक वहाँ पे चल रही है। 4 जहाँ पे रेंज के अंदर दिया होता है, 4 का मतलब एकम वहाँ पे वो चलता है, 3 तक चलेगा। यानी x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 3 तक चलेगी। उस ड्यूरेशन में क्या होगा, वहाँ पे m की वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है। अब m की वैल्यू जब वो प्रिंट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे b जो है वो b एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया, b को मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। तो b को मल्टीप्लाई किया हुआ है वहाँ पे, तो b जो है वो वहाँ पे इसके मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, सबसे पहले ये लूप जब चलेगा तो वहाँ पे m की वैल्यू प्रिंट करेगा। m की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक खाली स्पेस प्रिंट होगा, क्योंकि 0 से वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। 0 से स्टार्ट कर रहा है तो वैल्यू तो वो प्रिंट करेगा नहीं। ठीक है, तो 0 हो जाएगी तो m के अंदर कोई वैल्यू आएगी नहीं, m के अंदर वैल्यू आएगी नहीं, तो वो खाली एक वैल्यू प्रिंट कर देगा वहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरी बार चलेगा तो वहाँ पे 1 आएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे 1 b वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, तो फिर तीसरी बार में 3 आएगा तो 3 वैल्यू प्रिंट होगी और चौथी बार में वो बंद हो जाएगा। मैंने आपको बताया अभी 4 बार वो नहीं चलेगा, एक कम चलेगा 3 बार। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें तो ये ऑप्शन राइट हो रहा है वहाँ पे। अगर आपको लूप के बारे में पता है कि लूप किस तरीके से काम कर रहा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली वहाँ पे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पे, आपने एक प्रिंट कर रखा है मैक्स, एक फंक्शन है जो मैक्स फंक्शन लगा रखा है, उसके अंदर आपने 3 लिस्टें दी हुई है वहाँ पे। एक लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 1 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस मैक्स फंक्शन की, तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा वहाँ पे, मैक्स फंक्शन मैक्सिमम आपका कौन सा आइटम है वहाँ पे उसको वो प्रिंट करेगा। तो मैक्सिमम आइटम कौन सा, ये लिस्ट, ये वाली लिस्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये। आप यहाँ पे ये 7 राइट नहीं कर रहे, आइटम की बात नहीं कर रहा है, इसमें से मैक्सिमम लिस्ट कौन सी है, मैक्सिमम इस लिस्ट वाला आइटम कौन सा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है वहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक एग्जाम्पल नाम की स्ट्रिंग दे रखी है, उस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डाली हुई है वहाँ पे HELLE,
ये वैल्यू डाल रखी। अब ये आर फाइंड फंक्शन आपको कर रहा है कि ये जो ई है वो ई कितने टाइम के लिए वो आ रहा है ना। तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो अगर आप इसको इंडेक्स वाइज देखें, तो इंडेक्स वाइज देखें इसको आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ चीज़ों को, जिससे आपके लिए इजी हो जाए वहाँ पे सब चीज़ें करना वहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की, तो ये इंडेक्स में इस तरीके से स्टोर होगा। तो H या E और यहाँ पे L, L और E, इसका इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए पहले स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिंग में वो एक फंक्शन लगाया इसने आर फाइंड। आर फाइंड का मतलब ये है कि ये आपके कहाँ पे आ रहा है, ये ई जो है वो फाइंड कहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो ई जो है वो ई लास्ट बार कहाँ आ रहा है, 4 पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये फाइंड कहाँ तक कर रहा है, फाइंड करके लास्ट बार तक वो एलिमेंट किस इंडेक्स नंबर पे आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इसके इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपको इंडेक्स नंबर पता चल गया, तो आप इसका आंसर भी राइट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं वैसे। इसमें आपको क्या बोल रखा है कि 2 वेरिएबल ले रखे हैं। कौन कौन से वेरिएबल, ए और बी। 2 वेरिएबल आपको ले रखे हैं वहाँ पे, ए और बी। अब ए और बी वेरिएबल में क्या कर रखा है वहाँ पे, ए और बी 2 वेरिएबल ले रखे हैं। फिर वहाँ पे सेट कर रखी है, ए की वैल्यू सेट कर रखी है 10, बी की वैल्यू सेट कर रखी है वहाँ 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है, करता वो डिवाइड है लेकिन निकालता वो रिमाइंडर है, सेंसबल निकालता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो a इक्वल टू ए मोड a माइनस 6। ये पहले इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू क्या है, 10। मोड है ही इसके बीच में, मोड का साइन वैसे ये वाला होता है, आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद में a, तो a की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 6। तो 10 माइनस 6 क्या होता है वहाँ पे, 4। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, 10 को डिवाइड करना है 4। तो 4 से डिवाइड करो, कितनी बार गया, आप अगर बात कर रहे हो यहाँ पे तो कितनी बार गया, 2 बार गया वहाँ पे, 8 आया और 2। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, आप 2 आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ रही है वहाँ पे, तो a की वैल्यू 2 आ रही है, ध्यान रखना आपको। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ऐसे कैसे आपको दूसरा वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे करेंगे अपन, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो a की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, b इक्वल टू b मॉड b माइनस 2। तो b मॉड b माइनस 2 यानी b की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 माइनस 2 यानी 3 है। तो यानी b की वैल्यू क्या है वहाँ पे, 5 है। तो 5 को डिवाइड करना 3 से, तो करो 5, 3, कितनी बार गया, 1, 3 और आंसर क्या है, 2। राइट, तो b की वैल्यू भी क्या आई है, 2 आई है। इस इक्वेशन से b की वैल्यू भी क्या आई, 2 आई। अब क्या बोल रहा है वो कि a और b को माइनस करके प्रिंट कर दो। तो a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी ऑप्शन नंबर आपके b करेक्ट है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकता है वहाँ पे, जिसमें आप मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ये सिंपल सी एक्सप्रेशन दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आपने प्रोग्राम किया है तो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एरर बतानी है आपको कि हम जब भी हमने वहाँ पे फाइल हैंडलिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, फाइल हैंडलिंग के अंदर कुछ मोड्स पढ़े हैं वहाँ पे कि फाइल को ओपन करना है। ठीक है, W मोड, राइट मोड, R मोड और A मोड, ये हमने टेक्स्ट फाइल के लिए वहाँ पे पढ़ा है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बात कर लेते हैं पहले। जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, तो निम्न में से कौन सी एरर आएगी। तो पहली बात तो
जब कोई फाइल ही नहीं बनी हुई है तो वो रीड कैसे करोगे आप? तो एरर तो आनी है ही है, लेकिन वो एरर किस टाइप की आएगी उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो वो एरर है फाइल फाउंड एरर, ये एरर नहीं होगी वहाँ पे। फाइल नॉट एग्जिस्ट, ये भी एरर नहीं होगी। फाइल नॉट फाउंड एरर, ये भी नहीं होगी। तो इनमें से कोई भी एरर वहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या है वहाँ पे? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जब हम कोई ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, तो राइट मोड की बात कर रहा है, रीड मोड की बात नहीं कर रहा, राइट मोड की बात कर रहा है। तो राइट मोड में आपको ध्यान रखना है कि रीड मोड का बता दिया मैंने, राइट मोड में आपको ध्यान रखना है। राइट मोड में ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर देगा, फाइल क्रिएट करके वो वहाँ पे लिख देगा, फाइल बना देगा। इसका मतलब कोई भी टाइप की एरर नहीं आएगी। तो इसका ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा कि राइट मोड में अगर आप कोई फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो तो फाइल नहीं है तो वो फाइल खुद क्रिएट करके उसके अंदर राइट कर देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे, ठीक है। और रीड मोड में वहाँ पे एरर आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा दिया हुआ है यहाँ पे। देखो ये जो आपका साइन है इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं इसको? पाइथन प्रॉम्प्ट। इसका क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है पाइथन प्रॉम्प्ट है ये, ठीक है। तो पाइथन प्रॉम्प्ट इसका मतलब पाइथन के अंदर प्रोग्राम को दो मोड में काम किया जाता है। एक तो होता है स्क्रिप्ट मोड में और दूसरा होता है इंटरेक्टिव मोड में। ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम हम साथ में लिखते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोग्राम दिया हुआ है इसके अंदर जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट जो है वो आपका इंटरेक्टिव मोड में दिया हुआ है। और सिंपल सा कुछ नहीं, डिवाइड करना है। प्रिंट के अंदर आपने क्या किया है, 36 डिवाइड बाई 4 किया हुआ है। 36 डिवाइड बाई 4 जैसे ही आप इसको करते हो तो 36/4 इसका आंसर जो है वो आता है 9। अब क्वेश्चन ये है कि 9.0 आएगा या देखो 4 तो आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको डिवाइड करना आता है तो 4 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 9 बार डिवाइड होगा तब 36 आएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट हो गए वहाँ पे, दोनों ऑप्शन ये बचे हैं। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन आपको ये ध्यान रखना है कि 9.0 इसका आंसर आएगा, क्यों रियल इंटीजर वहाँ पे वो शो करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक चीज़ में ध्यान रखना, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो है हम डिफाइन नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप वहाँ पे यूज़ होती है। तो रियल इंटीजर वैल्यू वहाँ पे देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 9.0। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है जिसमें आप सोल्व कर सकते हैं वहाँ पे इजी तरीके से। आपको क्या करना है वहाँ पे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे, जैसे आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 3 से, डिवाइड होगा नहीं तो वो क्या करेगा, एक्चुअल में इसका डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। और 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ही क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो ये फ्लोर डिवीज़न है, इस वाले ऑपरेटर को बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट आपके इंटीजर वैल्यू देता है, वहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू शो नहीं करता है, रिमाइंडर शो नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे नमपाई का। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले नमपाई टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमपाई टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो हम इस पेपर में भी देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर मैं स्पेशली ओ लेवल की बात करूँ तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस नमपाई का क्वेश्चन है, तो नमपाई का पहले तो आपको ध्यान रखना है नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है। नमपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। NUM का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, PY का मतलब पाइथन है। पाइथन से याद आया, पाइथन के अंदर जो फाइल बनती है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .py। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C प्रोग्रामिंग के अंदर बनी हुई है। C और C++ दोनों में ये डेवलप हुई है, ध्यान रखना है। ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में, ये टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। पाइथन को जो है वो इन्वेंट किया था वहाँ पे गाइडो वैन रूसम ने। गाइडो वैन रूसम ये पाइथन का इन्वेंटर है।
ध्यान रखना है ये चीज़ों आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन मिल सकता है आपको, जरूरी नहीं इस पेपर में नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए वहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नमपाई की, तो नमपाई को बोला जाता है न्यूमेरिकल पाइथन, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपको, इसलिए ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट की, कोई भी नमपाई अगर आप यूज़ कर रहे हो, नमपाई पाइथन के अंदर नमपाई को आप यूज़ कर रहे हो, तो नमपाई मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप नमपाई के अंदर मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई, ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, यानी नमपाई को मैंने क्या किया, पाइथन के अंदर इंपोर्ट किया है और उसका नाम मैंने क्या दे दिया, एनपी। तो अब मुझे नमपाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं एनपी करके भी लिखूँ तो नमपाई की तरह वो काम करेगा। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे नमपाई के अंदर एक एरे फंक्शन होता है जिसके अंदर एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज़ को आप स्टोर करके रख सकते हो एक लगातार मेमोरी लोकेशन पर, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें ये पूछ रहा है एनडिम, तो एनडिम एक फंक्शन होता है जो डायमेंशन बताता है, डायमेंशन का मतलब 1D एरे है, 2D एरे है, 3D एरे है या मल्टी डायमेंशनल एरे है, वो आपको पता करना है। तो एनडिम वहाँ पे फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इस एरे के अंदर एक ही ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो आप, इसके अंदर एक ही ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, 1D एरे है। तो इसका मतलब देखते ही आप इसके आंसर राइट कर सकते हो यहाँ पे 1। अगर वहाँ पे इसके अंदर 2 आपके सबस्क्रिप्ट लगे होते हैं तो 2D एरे वहाँ पे होता, 2 डायमेंशनल एरे वहाँ पे होता, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 के अंदर आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कि 2 सेट वहाँ पे दिए हुए हैं, सेट वहाँ पे 2 दिए हुए हैं, एक सेट देखो लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल, ये इस नाम के फंक्शन भी होते हैं, ध्यान रखना, जरूरी नहीं आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। सेट नाम का फंक्शन है, डिक्शनरी नाम का फंक्शन है, लिस्ट नाम का फंक्शन है, टपल नाम का फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी होते हैं वहाँ पे, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको देख लेते हैं। वहाँ पे सेट दे रखा है, एक सेट में वैल्यू दे रखी है ABC और दूसरे सेट में दे रखी है वैल्यू CDEF। अब ये बोल रहा है दोनों में एंड करना है, क्या करना है वहाँ पे, एंड करना है। तो एंड और लोगों को एंड और में वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसको मैं एंड ऐसे भी बोल सकता हूँ, एंड और को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एंड और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में आए तो आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। तो एंड का यूज़ तब किया जाता है जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू करवानी है, तब वहाँ पे एंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू करवानी है तो वहाँ पे और का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूँ सेट की, तो सेट के अंदर आपका जो है वो दोनों में जो कॉमन चीज़ है, देखो सेट जो है दोनों में कॉमन चीज़ है वो उसको रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला सेट, ये वाला पोर्शन इसका आंसर होगा। इस वाली चीज़ में कॉमन कौन सा है, ये वाला। तो वही चीज़ है, इस सेट में ABC है और इस सेट में CDF है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, C कॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, A ऑप्शन करेक्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन है वो है आपका फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट का क्वेश्चन बनेगा, फिक्स है। फ्लो चार्ट में जितने भी डायग्राम है वो आप लर्न कर ले पहले से कि फ्लो चार्ट में कौन सा डायग्राम किस लिए यूज़ होता है, ये चीज़ आप लोग लर्न करके रखें, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। फ्लो चार्ट होता क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि अगर आप प्रोग्राम के लॉजिक को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डायग्राम के थ्रू, तो हम फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में हर एक सिंबल का एक स्पेशल मीनिंग होता है कि इस सिंबल के थ्रू इनपुट किया जाता है, इस सिंबल के थ्रू डिसीजन लिया जाता है, इस सिंबल के थ्रू आउटपुट किया जाता है, इस सिंबल के थ्रू स्टॉप किया जाता है। ये सारे काम इसके अंदर आपको बता रखे होते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट को आप क्या बोल सकते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एक डिटेल फ्लो चार्ट को आप बोल सकते हो माइक्रो फ्लो चार्ट। ये टर्म है, ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक डिटेल फ्लो चार्ट को आप माइक्रो फ्लो चार्ट भी बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज होता है, आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज होता है। आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए समांतर चतुर्भुज का यूज होता है, ये वाला साइन का यूज होता है। मैंने आपको पहले से बता दिए, सारे सिंबल्स आपको लर्न करके रखने हैं, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप राइट कर पाओगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं वहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए आपको पेपर देते टाइम ध्यान रखना है। आपकी बार जो पेपर है वो ऑनलाइन पेपर है, तो ऑनलाइन पेपर है तो रफ में एक बार आप पे जो प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको एक रफ में एक बार करके जरूर देखें, डायरेक्टली उसको टिक नहीं करें, क्योंकि हो सकता है हमारे क्वेश्चन समझने में वहाँ पे प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस होती है स्टूडेंट के सामने। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है पहले तो, फिर आपको ऑप्शन सारे देखने। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन होता है, कभी बोथ वाला ऑप्शन होता है, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है वहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन सारे देखने हैं और क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है लिखा होता है नहीं है या है, इस चक्कर में हम क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 12 क्वेश्चन जो है वो आपका एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, वहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, मैथ के पूरे फंक्शंस को इंपोर्ट किया हुआ है, वहाँ पे पूरे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ध्यान रखना। इंपोर्ट करने का तरीका ये कि इस पूरी लाइब्रेरी में से सिर्फ और सिर्फ मैथ लाइब्रेरी को क्या करो, इंपोर्ट करो। ये तरीका है वहाँ पे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक फंक्शन है वहाँ पे फ्लोर फंक्शन, फ्लोर। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, आपके रियल इंटीजर को शो करता है। रियल इंटीजर का मतलब ये है पॉइंट वाले नंबर को वो हटा देता है। तो रियल इंटीजर क्या है, 11.1 लिखा हुआ है वहाँ पे, तो रियल इंटीजर क्या है 11, तो इसका आंसर क्या है वहाँ पे 11, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो आपके प्रैक्टिस से क्लियर होंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो वहाँ पे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइथन नामक एक कंस्ट्रक्ट का उपयोग करते हुए रन टाइम पर अनाम कार्यों के निर्माण को सपोर्ट करता है। तो पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ अनन्यूमरस फंक्शंस ऑफ रन टाइम यूजिंग कंस्ट्रक्ट कॉल। मतलब पाइथन जो है वो लैम्डा नामक एक कंस्ट्रक्ट का यूज़ करता है जिससे वो रन टाइम पे वो क्या कर सकता है, फंक्शंस को अनाम कार्यों के लिए सपोर्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है लैम्डा फंक्शन के बारे में, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। तो कुछ कीवर्ड हैं कुछ नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से कीवर्ड है कौन कौन से नहीं है। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम बनाओगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वहाँ पे ट्राई एक कीवर्ड है, विथ एक कीवर्ड है, राइज एक कीवर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे वेल एक कीवर्ड नहीं है, पाइथन के अंदर वेल कीवर्ड नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है। मैंने अभी एक बार और बताया था आपको, नहीं है या है, ये आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 में दिया हुआ है सम फंक्शन लगाया हुआ है 1, 2 और 3। तो सम फंक्शन जो है वो वहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, ध्यान रखना वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे इसके अंदर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो सम फंक्शन के बारे में एक बार ढंग से पढ़ ले, उनका सिंटेक्स देख ले कि कितने आर्ग्यूमेंट वो सपोर्ट कर सकता है। तो सम इस तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ पे एरर राइज हो जाएगी, एरर वहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वहाँ पे है x इक्वल टू हेलो, यानी आपके एक स्ट्रिंग डाला हुआ है, x नाम का वहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे स्ट्रिंग, उसके अंदर क्या स्टोर है, हेलो। वही अगेन एक फंक्शन दिया हुआ है काउंट। काउंट क्या करेगा कि l कितनी बार आया है, l आपके इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आया। तो आप देख सकते हैं हेलो के अंदर l कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो ये ध्यान से आप ऐसे क्वेश्चन को राइट कर लें, सिंपल से कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, फंक्शन नहीं भी पढ़ा हुआ है आपके, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं वहाँ पे कि काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, वहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आया है उसको काउंट करने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये एक और फिर से वही क्वेश्चन आ गया फ्लो चार्ट का, कि फ्लो चार्ट में एक पतंग जैसा डायग्राम इस तरीके का डायग्राम जो है वो डिसीजन वाला जो डायग्राम है, डायमंड वाला जो डायग्राम है,
वो जो डायग्राम है वो किस लिए यूज़ होता है, वो डिसीजन के लिए यूज़ होता है, कंडीशन के लिए यूज़ होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, लर्न करने वाली चीज़ है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि फ्लो चार्ट के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल का नाम और किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो रहे हैं, ये आप लोगों को लर्न करने ज़रूरी है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं आपके, राइट। फिर उसके अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रीड लाइंस मेथड क्या रिटर्न करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रीड लाइंस जब भी आप इसको फंक्शन को यूज़ लेते हैं, फाइल हैंडलिंग में जनरली इसका यूज़ होता है, तो ये रिटर्न जो है वो लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू को रिटर्न करता है। ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हो, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो 19 के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ लिया जाता है। कौन से कीवर्ड का? डेफ कीवर्ड। फंक्शन को डिफाइन करना है तो डेफ कीवर्ड का यूज़ लेना पड़ेगा आपको। डेफ कीवर्ड से कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन की डेफिनेशन है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उस फंक्शन डिफाइन करने में 3 आर्ग्यूमेंट दिए हुए वहाँ पे, ए, बी और सी, 3 आर्ग्यूमेंट वहाँ पे दिए हुए हैं। तीनों आर्ग्यूमेंट के अंदर एक के अंदर वैल्यू नहीं दी हुई है, दोनों के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। अगर फंक्शन डिफाइन करते टाइम उसके अंदर वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब वो क्या है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब काम आती है? जब आप फंक्शन कॉल करते टाइम उसके अंदर वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी। तो यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है यहाँ तक पूरा, फिर उसके बाद में फंक्शन को कॉल किया हुआ है। कॉल करते टाइम 2 ही वैल्यू वहाँ पे दी हुई है। कौन कौन सी 2 वैल्यू दी हुई है? 13 और 17, ठीक है। फिर 2 वैल्यू और दी हुई है, फिर 3 वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा समझे इसको, तो फर्स्ट जब फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है तो एक वैल्यू क्या हो रही है? 13 हो रही है, जो इसने कॉल में दी है। प्रीफरेंस किसकी पहले होगी? फंक्शन कॉल में जो वैल्यू दी हुई है वो प्रीफरेंस पहले होगी। फिर अगर कॉल में वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को वहाँ पे एक्सेस कर लेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ए की वैल्यू चली गई वहाँ पे 13, बी की वैल्यू चली गई वहाँ पे 17, 5 स्टोर नहीं होगा, 17 स्टोर होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो कॉलिंग में जो वैल्यू दी हुई होती है उसकी होती है। तो ए के अंदर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और बी के अंदर वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे 17, और सी के अंदर वैल्यू नहीं दी हुई है, फर्स्ट वाले कॉल कर रहा है, तो वैल्यू क्या चली जाएगी? 10 चली जाएगी। क्या चली जाएगी? 10, ठीक है। तो ये एक फंक्शन को कॉल करते टाइम तो अपने हो गया। दूसरी बार फंक्शन को कॉल किया तो ए की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू दी है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई है? 2, और बी की वैल्यू दी नहीं है, सी की वैल्यू क्या हो गई है? 4, सी की वैल्यू क्या है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 5, तो 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो दूसरी बार कॉल किया तो ये आंसर आ जाएगा। और तीसरी बार में तीनों वैल्यू दे रखी है, तो तीनों वैल्यू यही फॉलो होगी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी वहाँ पे, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे? अगर मैं बात करूँ तो 7 हो जाएगी, और सी की वैल्यू वहाँ पे हो जाएगी 9। तो आप देख लो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिल रहा है। देखो ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 17 है, और सी की वैल्यू 10 है, तो ये वाला फॉलो कर रहा है, राइट। ए की वैल्यू 2 है, 5 और 4, 2, 5 और 4, ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये राइट। ए की वैल्यू 5, 7, 9, 5, 7, 9, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, उसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के मैं अगर बात कर रहा हूँ तो 20 में क्या कर रखा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट डाले हैं, फिर लिस्ट 1 के एलिमेंट वहाँ पे लिस्ट 2 के अंदर कॉपी कर दिए गए। कॉपी ऐसे होता है, लिस्ट 1 के एलिमेंट लिस्ट 2 के अंदर वहाँ पे कॉपी हो जाएंगे वहाँ पे। तो अगर कॉपी हो गए तो लिस्ट 1 के अंदर भी वही पड़ी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिस्ट 1 के अंदर भी क्या पड़ा है? 1 और 3, और लिस्ट 2 के अंदर भी क्या पड़ा है? 1 और 3, क्योंकि कॉपी हुई। तो अब क्या कर रहा है? लिस्ट 1 के अंदर, ध्यान से सुनना, लिस्ट 1 के अंदर वो क्या कर रहा है? वहाँ पे 0 से लेके 0 पे क्या डाल रहा है? 4, तो 0 पे ये है, 1 पे ये है, 0 पे ये है और 1 पे ये। तो लिस्ट 1 के अंदर 0 पे क्या डाल रहा है? 4 डाल रहा है, तो यहाँ क्या स्टोर हो गया अब? 4, ठीक है। अब इसने क्या किया? लिस्ट 2 को प्रिंट किया, लिस्ट 2 को प्रिंट किया तो यहाँ पे भी वो प्रिंट होगा ना, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो 4 और 3, यानी ये वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर की इसका सी इसका करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लिस्ट को कैसे एडिट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये नहीं कर पाएंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे नमपाई का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले से बताया नमपाई टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि नमपाई के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वहाँ पे और इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नमपाई इंपोर्ट किया हुआ है, एरे लिया हुआ है, एरे के अंदर 5 वैल्यू वहाँ पे डाली हुई है। फिर वहाँ पे डी टाइप, तो डी टाइप आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो इंटीजर के लिए वहाँ पे यूज़ हो रहा है, डिफ़ॉल्ट इसका जो आउटपुट आएगा डी टाइप जो है वो टाइप बताता है आपके कि आपकी जो वैल्यूज़ है, जो आपका एरे है वो किस टाइप का आपका एरे बना हुआ है। तो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप में कैसा इंटीजर टाइप 32 बिट वाला है, तो 32 बिट ये आपका डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा डी टाइप के थ्रू। टाइप देखने के लिए रन टाइम पे कोई भी एरे या कोई भी वेरिएबल कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, कि कौन सी डेटा टाइप है, वो देखने के लिए हम डी टाइप का यूज़ करते हैं। वहाँ पे टाइप फंक्शन भी यूज़ करते हैं वैसे, लेकिन हमें पूरा देखना है वहाँ पे, तो 32 इंटीजर 32 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वहाँ पे 22, क्वेश्चन नंबर 22, हार्डवेयर को चलाने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। तो ये तो फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर। हर एक हार्डवेयर को चलाने के लिए उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हमें उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे थ्रू वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है और जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर फंडामेंटल क्वेश्चन है, पाइथन का इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आ गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग नहीं करने हैं, राइट करने हैं। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक वाई लिया हुआ है, वाई एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर KLMN और फॉर लूप लगाया हुआ है। फॉर लूप में वो क्या कर रहा है, लेंथ फंक्शन है जो वहाँ पे लेंथ निकालता है, तो जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट होता रहेगा वहाँ पे। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके y, लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 4 यानी 0 से लेके 4 तक चलेगा ये लूप। तो कितनी बार प्रिंट करेगा 0 1 2 3 और 4, तो 4 तो काउंट होगी नहीं वहाँ पे, क्योंकि रेंज में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो काउंट नहीं होती, एक कम चलता है। तो कितनी बार प्रिंट होगा 1 2 3 और 4, तो 4 बार क्या प्रिंट होगा, ये y के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा है वो, तो 4 बार प्रिंट हो जाएगी। ये लो 1 2 3 4, ये ऐसे राइट हो गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे एक से अधिक डेवलपर को असाइन करने के लिए संचालित प्रोग्राम को खंडित किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। कि अगर आपका एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप ये चाहते हैं वो प्रोजेक्ट आप टीम वर्क के साथ बनाएं, आधा काम किसी को दे, आधा काम किसी को करे, आधा काम किसी को दे। तो इसलिए आप उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं मॉड्यूल के थ्रू। एक मॉड्यूल बना दिया कि आप इस मॉड्यूल पे काम करेंगे, आप इस मॉड्यूल पे काम करेंगे, आप इस मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो वो छोटा सा पार्ट्स क्या होगा, मॉड्यूल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे 25, तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे एक लेन लिया हुआ है। लेन जनरली मैंने आपको बता दिया, वापस बता देता हूँ। लेन जो फंक्शन है वो लेंथ निकालने का काम करता है, नंबर ऑफ कितने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं, कितने वहाँ पे डिजिट्स हैं वो आपको बता देगा। तो अगर लेन की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर कितने हैं, देखो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है 1 या 2 3 और 4, कितने आइटम है 4, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे निम्नलिखित पाइथन का आउटपुट कोड निकालना है। तो एक फैक्टोरियल फंक्शन होता है, इस फैक्टोरियल फंक्शन में आपको ध्यान रखना है, फैक्टोरियल जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कहीं, फैक्टोरियल कैसे निकलता है, मैं बता देता हूँ वापस से एक बार। आप फैक्टोरियल का, जैसे मैंने 5 का फैक्टोरियल लिखा है, तो 5 का मतलब क्या हुआ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 120 इसका फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ध्यान से देखना है आपको। एक वहाँ पे मैथ लाइब्रेरी वहाँ पे इंपोर्ट की हुई, मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके अंदर फैक्टोरियल फंक्शन को इंपोर्ट किया गया, ठीक है। अब वहाँ पे इसको प्रिंट किया हुआ है 5 को फैक्टोरियल। तो आप गलती से भी इसका आंसर 120 नहीं करने का, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो मैथ डॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि आपने मैथ तो ऑलरेडी वहाँ पे इंपोर्ट कर दिए ना, तो आपको यहाँ पे ये लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे
डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो वहाँ पे इसका आंसर 120 हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको राइट हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 में आपको ध्यान रखना है, जब हम अपेंड मोड में फाइल खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उस फाइल का फाइल पॉइंटर कहाँ पे होता है? एंड में होता है। क्योंकि अपेंड यूज़ किस लिए होता है कि फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, उसके पीछे और भी कंटेंट आपको लिखना है, तो उसके लिए आपके अपेंड मोड का यूज़ भी होता है, उसके लिए अपेंड मोड का यूज़ किया होता है। तो अपेंड मोड का फाइल पॉइंटर पीछे होगा तभी तो आप उसके ऊपर एडिट कर पाओगे, नए कंटेंट ऐड कर पाओगे। तो ऑब्वियस बात है कि फाइल पॉइंटर जो है अपेंड मोड में फाइल ओपन की है तो उसका फाइल पॉइंटर सबसे लास्ट में होगा, एंड में होगा, तो इसका आंसर क्या है? एंड, राइट। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन में पूछ रहा है पैकेज में सभी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं। कोई भी पैकेज आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया है उसके अंदर सभी मॉड्यूल्स को आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है, फ्रॉम, फिर पैकेज का नाम, जो भी पैकेज का नाम है, फिर आपको लिखना है वहाँ पे इंपोर्ट, क्या लिखना है? इंपोर्ट। इंपोर्ट करके आप स्टार्ट कर देते हो स्टार, तो उससे क्या हो जाएगा? आपके सारे पैकेज, उस पैकेज के अंदर सारे मॉड्यूल्स वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन आगे भी आ रखा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी वहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने एक वहाँ पे एक टपल बना रखा है, ध्यान से देखें, ये टपल बना रखा है। क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि लिस्ट के लिए वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है, टपल के लिए वहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ होता है, डिक्शनरी के लिए के वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वहाँ पे यूज़ होता है, और सेट के लिए भी वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ होता है। तो ये थोड़े की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए पहले से। तो वहाँ पे एक टपल बनाया हुआ है। अब टपल में क्या किया है? वहाँ पे नंबर को सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब नंबर को सॉर्ट किया हुआ है, सिंपल सी बात है, इस नंबर को क्या किया हुआ है? सॉर्ट किया हुआ है। सॉर्ट कैसे किया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स को सॉर्ट किया हुआ है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑड नंबर मतलब सम संख्या को वहाँ पे क्या किया हुआ है? ऑर्डर किया हुआ है, सॉर्ट किया हुआ है, छोटे से बड़े की क्रम में वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, इसको अगर मैं देखूँ वहाँ पे, तो देखो नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, विषम संख्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान रखें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। नॉट इक्वल टू 0 मतलब किसी भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं और 0 के इक्वल नहीं आए, इसका मतलब क्या हो? ऑड है, ऑड नंबर है वो, ठीक है। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से है? देखो 7 है, 19 है, 89 है, 45। अब इसकी सॉर्टिंग कर दो आप, सबसे पहले क्या आएगा? 7 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 89 आएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो थोड़ा सा कोडिंग को आप ढंग से देखें, प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 30 की, 30 में क्या दिया हुआ है? देखो एंड ऑपरेशन, मैंने पहले भी बताया एक और क्वेश्चन में कि एंड और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन के अंदर एंड और दिया हुआ है तो आप उसको समझ पाएंगे, उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? देखो इंटीजर के अंदर वहाँ पे 3 जो है वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, ए, बी और सी, और बी के अंदर वैल्यू डाली हुई है 5 और ए के अंदर वैल्यू डाली हुई है 1। तो आप लोग ध्यान रखें यहाँ पे कि बी के अंदर 5 डाला हुआ है, तो आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए पहले तो, तभी आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बाइनरी में किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए और आगे के लिए भी आपको पता चल जाए कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो पहले हमें बी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है 1 का डबल करना है, 2 का डबल करना है, 4 8 16 32। अब मेरे को ये बताओ 5 बनाना है तो मैं क्या क्या ऑन करूँ? 5 बनाना है तो मैं क्या करूँ? इसको ऑन कर दूँ, इसको ऑन कर दूँ और इसको 0 कर दूँ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा 5 बन जाता है। तो ये इसका बाइनरी कोड है, 101 इसका बाइनरी कोड है। 1 का कोड क्या होगा? ऑब्वियस बात है 100। अब एंड क्या करता है? 111 अदरवाइज 0, ठीक है। तो 111 करो, 111 अदरवाइज 0। तो देखो ये 0 और ये भी 0। तो इसको मैं वापस कन्वर्ट करूँगा तो 1 2 4,
ऐसे देखना है आपको। तो ऐसे देखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन के अंदर फंक्शन 1 है, फंक्शन का नाम है फंक्शन 1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले ढंग से। फंक्शन 1 सही फंक्शन डिक्लेरेशन चुने ताकि हम निम्नलिखित दो फंक्शन कॉल को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सके। आपको करेक्ट फंक्शन को चूज करना है। करेक्ट फंक्शन को चूज करना है, करेक्ट कौन सा है इनमें से, तो देख लें यहाँ पे। फंक्शन एक कॉल किया हुआ है जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, फंक्शन 1 कॉल किया 2 आर्ग्यूमेंट दिए। तो जब फंक्शन हमें नहीं पता है कि फंक्शन कितनी बार कॉल करवाना है और कॉल करवाते टाइम कितने आर्ग्यूमेंट होंगे, तो उसके आगे आप उस डेटा के आगे क्या लगा दो, स्टार लगा दो, बस ये चीज़ आपको देखनी। और डेफिनेशन तो आएगा ही, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो गया वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए अनुवादक का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन नॉर्मल है, RACT वाला क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं है। 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। तो ये बोल रहा है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी लैंग्वेज में लिखने वाला जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा यूज़ होता है, असेंबलर, ध्यान रखना है आप। तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए यूज़ होता है असेंबलर। हाई लेवल को लो लेवल में यूज़ करने के लिए वहाँ पे होता है कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ध्यान रखना है। दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है इंटरप्रेटर या कंपाइलर पे क्वेश्चन आ गया तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो एक फंक्शन है अपर। अपर फंक्शन क्या करता है वहाँ पे, पाइथन के अंदर अपर फंक्शन जो क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ABC जो दिया हुआ है वो स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा ABCD, ये ऑप्शन राइट है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अपर फंक्शन के बारे में अगर आपको पता है तो ऑप्शन राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है देख तो आप, इसमें क्या क्या मैथ पैकेज को वहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। मैथ पैकेज के अंदर सारे वहाँ पे मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखे हैं, उसके अंदर A के अंदर वैल्यू दी है, B के अंदर दी है और C के अंदर वैल्यू दी। अब वो क्या कर रहा है, प्रिंट करते टाइम देखो ध्यान से, इंटीजर प्रिंट कर रहा है A को, फ्लोर प्रिंट कर रहा है B को, सेल प्रिंट कर रहा है C को और फैब्स प्रिंट कर रहा है C को। ये आपको ध्यान रखना। इंटीजर प्रिंट कर रहा है तो रियल इंटीजर वहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो एक तो 2 प्रिंट होगा। फ्लोर प्रिंट कर रहा है तो ये भी रियल वैल्यू प्रिंट करता है, तो 3 आएगा। फिर नेक्स्ट वो वैल्यू दे रहा है सेल, तो सेल वहाँ पे क्या करेगा, पॉइंट, मतलब कहने का मतलब है पॉइंट वाली वैल्यू को वहाँ पे स्टोर नहीं करेगा अगर उसके बाद में 5 से ज़्यादा नहीं है तो इसका क्या आएगा -3। फेब्स क्या करेगा, एक्चुअल वैल्यू देगा वहाँ पे पॉइंट के बाद में 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3। तो ये ऑप्शन मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर A वहाँ पे करेक्ट है। तो अगर आपको इंटीजर, फ्लोर, सेल और फेब्स फंक्शन के बारे में वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा इजी तरीके से, तब आप ये ऐसे क्वेश्चन राइट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अन्य मॉड्यूल में किसी मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आपको स्टेटमेंट का उपयोग करके इंपोर्ट करना होगा। तो अभी अपन ने बार बार मैंने आपको बताया कि कोई भी मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इंक्लूड कीवर्ड नहीं होता है, ये C लैंग्वेज में होता है, ध्यान रखना। तो दोनों तो हो ही नहीं सकते, गलती से ही आप इसका बहुत ऑप्शन राइट नहीं करें, आप ध्यान से सोचें, क्योंकि अभी इस पेपर के अंदर ही इंपोर्ट की हुई है बहुत सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करूं वहाँ पे, तो निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा उसके लिए आपको देखना है वहाँ पे। तो 14 ये ऑपरेटर लगा हुआ है, बिटवाइज ऑपरेटर लगा हुआ है वहाँ पे। तो बिटवाइज ऑपरेटर कैसे यूज़ करता है बता देता हूँ मैं आपको। 14 डिवाइड होगा वहाँ पे, पहले तो
डिवाइड 2 से करेगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करेगा तो 7 आएगा वहाँ पे। अब 7 को बिट में कन्वर्ट करेगा, तो बिट का मतलब यहाँ पे क्या है, आएगा तो बिट ये है, लेकिन कितने बिट्स उसने शिफ्ट किए, 3 बिट उसने शिफ्ट किए, ध्यान रखना आप। तो 3 बिट शिफ्ट किए, इसका मतलब इसका 3 आंसर आएगा। 14 को अगर उसने शिफ्ट किया है तो 3 बिट वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर शिफ्ट किया जाता है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वहाँ पे। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, देखो फैक्टोरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, सीड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल पैकेज वहाँ पे इंपोर्ट करके। बिल्ड इन पहले से कौन सा फंक्शन बिल्ड है, प्रिंट, जो नॉर्मली फंक्शन में अपन यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन जो है वो आपके ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्लेरेशन सही नहीं है, गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिफायर्स के रूल्स आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप वेरिएबल या कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हो तो नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से वहाँ पे देनी पड़ेगी वहाँ पे, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इनमें से कौन सा गलत, इनमें से कौन सा गलत है ये देखना है। तो देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये सही है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, पीछे भी अंडरस्कोर आ सकता है, ये भी सही है, और ये तो नॉर्मल अपन करते हैं, तो सारे सही है, इनमें से कोई भी नहीं है गलत है, सारे सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखें पहले। फिर उसके बाद में फंक्शन फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करता है, करंट पोजीशन को प्रिंट करने के लिए कौन सा वहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है, टेल फंक्शन यूज़ होता है, ये आप नोट कर लें, टेल फंक्शन है, ये लर्न करने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए लाभ नहीं है, प्रोग्राम कोड को पुनः उपयोग करना एक साधन प्रदान करता है, राइट। ये नहीं की बात कर रहा है, ये तो मॉड्यूल यूज़ करता है तो अपन को फैसिलिटी देता है कि आप प्रोग्राम को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम में जो कुछ कोड है जिसको बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ रही है उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद में कार्यों को विभाजित करने के लिए साधन है, अभी अपन ने पढ़ा कि कोई भी बड़ा टास्क है उसको अलग अलग टाइप से अपन डिफाइन करना है, अलग अलग छोटे छोटे भागों में उसको बांटना है, तो उसके लिए अपन मॉड्यूल यूज़ करते हैं, तो ये भी बात सही है। फिर बोल रहे हैं वहाँ पे प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों में परीक्षण करके परीक्षण का एक साधन है, तो ये भी सही है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है उसको अलग अलग तरीके से तोड़ के अगर आप उसको परीक्षण करते हो, उसको चेक करते हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है वहाँ पर उसको चेक करना। सी ऑप्शन अपने पढ़ा नहीं, अपन पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम के आकार को कम करने के साथ साधन प्रदान कर, नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम की लेंथ को कम करने के लिए ही मॉड्यूल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो 100% ये राइट नहीं है ये चीज़ जो बोलेगी। तो इसका आंसर क्या है, सी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे है टू लिस्ट, एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है नमपाई में टू लिस्ट। तो टू लिस्ट जो है वो इसका डेटा टाइप कौन सा है, टू लिस्ट का डेटा टाइप अगर मैं टाइप से इसको टाइप करके ऐसे टू लिस्ट करूँ मैं इसको, तो इसका डेटा टाइप आपको बताएगा कि ये लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है। तो इस फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, टू लिस्ट है, राइट। क्लियर हो गया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सॉफ्टवेयर के विकास के लिए किस चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रलेखन किया जाता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो कौन से फेज़ में उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक होती है, क्वालिटी चेक करने के लिए वहाँ पे टेस्टिंग फेज़ होता है, उसमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल क्वेश्चन है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात करूँ, तो एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम में ध्यान से देख सकते हो। 3 एक आपके वहाँ पे दिया हुआ है, 3 4 5 एक वहाँ पे बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, सेट बनाया हुआ है। उस सेट के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक एक आइटम को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक एक आइटम को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो तो सेट में वो वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी अनऑर्डर्ड होता है, सेट कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं होता है, तो फॉर लूप के थ्रू उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे एरर है, सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि इंडेंटेशन भी एरर है, क्योंकि पाइथन के अंदर सारा काम जो अपन कर रहे हैं वो इंडेंटेशन के थ्रू करते हैं। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे आपके कॉलन लगना चाहिए, कॉलन भी नहीं लगा हुआ है, इंडेंटेशन प्रॉब्लम यानी सिंटेक्स एरर है वहाँ पे। तो ये इस रीजन की वजह से भी वहाँ पे एरर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं बात करूँ तो एक और फ्लो चार्ट का वहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। फ्लो चार्ट में दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एरो का,
दो ब्लॉक को जोड़ना है, जैसे मान लो ये है और एक ये है, इन दो ब्लॉक को जोड़ना है तो ये फ्लो लाइन का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, एरो का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से बता दिया, ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। कौन सा स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो मैं कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे लेके जाता है? तो सीक फंक्शन स्पेसिफिक पॉइंटर को आप एक लोकेशन पे लेके जा सकते हो सीक फंक्शन के थ्रू। तो 10 पीछे लेके जाना है तो -10 पीछे ले जाने के लिए माइनस का यूज़ होता है, 1 से स्टार्ट करके पीछे, 1 से स्टार्ट करके -10 पॉइंटर वो पीछे पॉइंटर लेके चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, लोअर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। लोअर में क्या है, देखो कैपिटल में दिया है, इसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। तो लोअर में अगर मैं कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, तो लिस्ट के फॉर्म में ये है, ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि लिस्ट के फॉर्म में ये लोअर फंक्शन लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 में शॉर्ट फंक्शन का यूज़ दिया हुआ है। शॉर्ट फंक्शन के अंदर देखो लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग वहाँ पे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। सिंपल नंबर्स होंगे तो ही हम उसको अरेंज कर पाएंगे, अलग अलग टाइप के नंबर होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे सॉर्टिंग अप्लाई नहीं होती, सॉर्टिंग सिर्फ नंबर पे अप्लाई होती है, अल्फ़ाबेट्स पे अप्लाई होती है, तो यहाँ पे एरर है वहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ मैं आपको, मैंने बता दिया। एक एरे बनाया हुआ है, उस एरे के अंदर आप ध्यान से देखें, उस एरे के अंदर फर्स्ट एरे के अंदर 1 2 3 5 और 8 दूसरा एरे बनाया हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है 0 3 4 2 और 1। इंडेक्स नंबर देख लो, इसका 0 है, 1 2 3 और 4, इसका 0 1 2 3 और 4। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर आप राइट टू लेफ्ट चलाते हैं तो इंडेक्स नंबर ऐसे चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसे चलाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है, ऐड करके एक तीसरा बना रहा है। तो तीसरा मैं यहाँ बना देता हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो जो इंडेक्स पे 0 0 पे वाली पे ऐड होगा, 1 1 पे ऐड होगा, 2 2 पे, तो 1 + 1 + 0 क्या होगा 1, 2 + 3 क्या होगा 5, 3 + 4 क्या होगा 7, 5 + 2 क्या होगा 7, ठीक है, और 8 + 1 क्या होगा 9, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि दोनों को वहाँ पे ऐड तो कर दिया इसने, सी के अंदर डाल दिया। अब वो क्या कर रहा है, सी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सी को ए से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 × 1, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 10, 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से 21, 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या होगा 35, 9 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 9 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे होगा 72। तो अब ये बोल रहा है कि C2 पे क्या पड़ा है, तो C2 पे क्या पड़ा है, देखो ये 0 पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है, तो 2 पे क्या पड़ा है वहाँ पे 21 पड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इंटरनली इसको करते हैं समझ के तो आपके लिए इजी हो जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 49 क्या है, एक स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट वाक्यात्मक रूप से आवश्यक होता है, लेकिन आप उन्हें चाहते हैं वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, तो ऐसा कोई चीज़ हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जो टेम्प्रेरी यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ करना है जो हमें सिंटेक्सली चेक करना है। हम ये चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो, तो वहाँ पे एरर नहीं है, ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आप पास जो है वो यूज़ कर सकते हो, पास स्टेटमेंट का यूज़ लेके कर सकते हो। जनरली इफ़ और लूप में इसका यूज़ होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 के मैं अगर बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे फाइल हैंडलिंग का वहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, फाइल को ओपन किया हुआ है राइट मोड में, फाइल का नाम है टेक्स्ट फाइल है, .txt एक्सटेंशन लगा है वहाँ पे, राइट कर रहा है 345 राइट कर रहा है। तो राइट में आपको कोटेशन में डालना पड़ेगा नंबर, वहाँ पे राइट अप्लाई नहीं करता, इसलिए वहाँ पे टाइप एरर आ जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको 50 क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, अब 50 क्वेश्चन अभी देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो 51 क्वेश्चन की, तो 51 क्वेश्चन जो है वो है 3 वेरिएबल दिए हैं वहाँ पे ए बी और सी। कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल दिए ए और बी और सी,
ठीक है, तो 51 करने से पहले हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं वहाँ पे। तो 51 क्वेश्चन अभी 2 मिनट के बाद में हम एक एक्सप्लेन करेंगे। पॉज कर दो, पॉज। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, आपके ए बी और सी 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे ए की वैल्यू 5 दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 8 और सी की वैल्यू दी हुई है 6। तो आप लोग पहले पढ़े ढंग से। अब एक एल्गोरिथम लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान से देखो। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। प्रोग्राम बनाने से पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं, राइट। तो एल्गोरिथम लिखी हुई, स्टेप वाइज लिखे हुए, इसका मतलब एल्गोरिथम लिखिए। फर्स्ट स्टार्ट और लास्ट वाला स्टेप पॉइंट, ये दोनों स्टेप फिक्स है वहाँ पे। फिर वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट किया हुआ है, डिक्लेयर किया, ओके, रीड कर लिया 3 वेरिएबल को, ओके। अब ये बोल रहा है इफ ए छोटा है बी से, तो वो चेक कर ले ए छोटा है क्या सी से। अगर है तो वो स्मॉल है, एल्स नहीं तो सी स्मॉल। और अगर ए छोटा नहीं है बी से तो बी को चेक करे सी से, और बी छोटा है तो बी छोटा है नहीं तो सी छोटा। इसका मतलब ये छोटे से बड़ी संख्या का निकालने का प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा। 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम, उसकी एल्गोरिथम ये लिखी हुई है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 52, फ्लो चार्ट में 2 संख्याओं का योग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? प्रोसेसिंग का। ये सिंबल्स आप लोग ध्यान रखें, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। फ्लो चार्ट के प्रोसेसिंग का, 2 फ्लो चार्ट में 2 संख्याओं का योग करने के लिए हम लोग जो है वो प्रोसेसिंग सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एक नंपाई का क्वेश्चन और आ गया है, इसमें शेप दिया हुआ है। तो शेप के बारे में मैं आपको बता दूं, शेप का मतलब ये होता है, ये जब देखो इसके डायमेंशन कितना है, 2 डायमेंशन। देखो एक ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, 2 डायमेंशन है। तो डिम करते हैं तो 2 वहाँ पे इसका आंसर होता है। और शेप क्या बढ़ता था आपके, रो कितनी है और कॉलम कितने हैं इसके। तो ये स्टोर कैसे होगी, ऐसे होगी स्टोर, ऐसे स्टोर होगी टेबल की फॉर्म में 2D एरे। इसका भी इंडेक्स नंबर होता है अलग, इसका भी इंडेक्स नंबर अलग होता है, ठीक है। अब इसमें आप मेरे को बताइए कि रो कितनी है, 1 और 2, 2 रो हैं। कॉलम कितने, 1 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2,3, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शेप के बारे में, ये रो और कॉलम बताता है तो उस 2D एरे में कितने रो और कॉलम है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो 54 क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट एफ से एक पंक्ति प्रस्तुत करेगा। तो रीड क्या करता है, पूरे फाइल के कंटेंट को रीड कर देता है। लेकिन एक अगर आपको लाइन को करना है तो रीड लाइंस का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन राइट है, एफ डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को वहाँ पे रीड करेगा उस फाइल में से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे निम्नलिखित में से एक नियंत्रक संचार नहीं है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनमें से कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन नहीं है, डिसीजन मेकिंग होता है, लूपिंग होता है, ठीक है, सिक्वेंशियल होते ही नहीं होते हैं, प्रोसेसिंग कोई भी नहीं होता है, ठीक है। लूप के अंदर अपन ने लूप पढ़ा है, फॉर और वाइल। डिसीजन के अंदर आपने पढ़ा इफ एल्स, एलिफ, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो ये जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये है, क्योंकि नहीं का पूछ रहा है। अब ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, ब्रेन कौन है, सीपीयू है। ऑब्वियस बात है, सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57 आपको पूछ रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आप, फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, बाहर एक वैल्यू दी हुई है और इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अंदर वो क्या करेगा, जैसे ही इस फंक्शन को कॉल होगा तो n2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 वैल्यू कहाँ जाएगी, देखो अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो n2 की वैल्यू दी हुई है वहाँ पे 4, तो 4 वैल्यू वहाँ पे n2 की जाएगी। लेकिन n2 तो यहाँ दिया हुआ है ही नहीं, n1 के ऊपर बात हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पे, n2 की वैल्यू देके n1 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो n1 पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो n1 पे तो क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे क्या कर रहा है वो, 2 वहाँ पे वैल्यू है और 2 वहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे n1 को प्रिंट करेगा। तो n1 में कुछ वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखें अपन, इसको कॉल किया हुआ है, कॉल करते टाइम
वो इसकी वैल्यू जाएगी और वैल्यू जाके वहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2 बार प्रिंट किया हुआ, एक तो कॉल करते टाइम प्रिंट किया, एक बाद में किल गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और 4। इसका आंसर होगा 4 और 4। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करके देखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर वहाँ पे बात करते हो 58 क्वेश्चन की। 58 क्वेश्चन में इंडेंटेशन एरर पहले ही दिख रहा है, लेकिन इंडेंटेशन एरर को अपन को फोकस नहीं करना है, उससे पहले दूसरी एरर अपन को देखनी है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि रिटन एग्जाम में इंडेंटेशन एरर वहाँ पे जनरली आती है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 में वहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू को वहाँ पे वो अलग अलग पार्ट्स में वो फॉर लूप अलग अलग प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही वैल्यू, तो इसलिए वहाँ पे एरर आ जाएगी वहाँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन है वहाँ पे निम्नलिखित स्टूडेंट आउटपुट क्या है, तो देखो यहाँ पे दोनों को प्लस करूँगा तो ये पास पास में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा हुआ है, प्लस कॉन्कैट करता है, दो स्ट्रिंग को पास पास में लेके आता है, कॉन्कैट करने का काम करता है, इसलिए इसका आंसर ये MNL, ये तीनों पास पास में हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे पाइथन के सदर में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो टपल और लिस्ट दोनों अपरिवर्तनीय है। क्वेश्चन क्या ढंग से पूछना, सही विकल्प को चयन कीजिए। टपल और लिस्ट दोनों क्या अपरिवर्तनीय है? नहीं, टपल चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को तो चेंज कर सकते हैं, तो ये आपकी बात गलत लिखी हुई है। सेकंड, टपल अपरिवर्तनीय है जबकि लिस्ट परिवर्तनीय है, ठीक है, तो ये बात सही है। अभी मैंने बोला ये आपको कि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को चेंज कर सकते हो, ये लिखा हुआ है आप, तो ये ऑप्शन राइट है वहाँ पे। अगला भी देख लेते हैं, वहाँ पे टपल और लिस्ट दोनों परिवर्तनीय है, गलत है ये, अभी बता दिया। टपल परिवर्तनीय होते हैं जबकि लिस्ट अपरिवर्तनीय, गलत लिखा, उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है वहाँ पे। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आप लोग देख के जाएंगे एक बार, कौन किसको चेंज किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। फिर वहाँ पे फाइल को रीड कर रहे हैं, रीड करने के लिए रीड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर उसके अंदर 5 लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग की 5 करेक्टर्स को रीड करेगा, 5 लाइन्स को रीड नहीं करेगा, 5 करेक्टर्स को रीड करेगा, तो 5 करेक्टर्स को रीड करेगा वहाँ पे, ये ऑप्शन राइट है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार है? अभी मैंने बात की थी टपल, टपल को चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को कर सकते हो, सेट को कर सकते हैं, डिक्शनरी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 में बात करूं तो मैं, तो अगर मैं बात करूं तो एक लूप लगाया हुआ वाइल लूप। वाइल लूप में क्या किया हुआ है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वहाँ पे कि m की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए 5, तब तक ये लूप चलता रहेगा। स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी हुई है? 0 दी हुई है, तो 0 यहाँ पे दी हुई है, 0 < 5। अब वो प्रिंट क्या कर रहा है? m की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो m की वैल्यू फर्स्ट वाल प्रिंट करेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब इसका मतलब क्या है? m = m + 1, इसका मतलब ये है। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसको शॉर्ट किया हुआ है, ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। इस फॉर्मूले में अगर मैं m की वैल्यू डाल रहा हूँ अब, तो m की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 + 1 क्या हो गया? 1, ठीक है। तो लेकिन ये प्रिंट भी तो 0 कर रहा है ना, तो 2 बार 0 प्रिंट होंगे वहाँ पे पहले। फिर नेक्स्ट बार ये लूप इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? 1 चलेगा, 1 चलेगा, और फिर वापस डिक्रीमेंट होगा तो वो वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वापस ये एल्स में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा। 0 प्रिंट होने के बाद में फिर आगे चलेगा तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा और 2 वहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि 3 के बराबर हो तब तक चले, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब कहीं के केस में आपका ये भी आंसर राइट दिया हुआ है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप ढंग से देखते हो तो इसका आंसर ये राइट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे 64 में देखो साइज़ दिया हुआ है। साइज़ का मतलब क्या हुआ? साइज़ का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, एरे में एलिमेंट कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो 6 आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो मैं पाइथन में नमपाई एरे में जीरोस फंक्शन का क्या उपयोग है? तो जीरोस जो फंक्शन है वो आपके सभी एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स 0 बनाने के लिए यूज़ होता है। तो मैट्रिक्स सारे आइटम्स को मैट्रिक्स बनाने के लिए 0 एलिमेंट के लिए इसका यूज़ होता है।
टू मेक ए मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट जीरो हों उसकी एक मैट्रिक्स बनाने के लिए इस तरीके से आपको बनाना है, तो उसके लिए जीरो फंक्शन का यूज़ होता है, ध्यान रखना नमपाइस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे पाइथन लैंग्वेज में के को पावर 1, के की पावर 1, पाइथन के अंदर के की पावर 1 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे के स्टार स्टार 1, तो ये बेस होता है और ये पावर होती है, ये आधार होता है, ये घातांक होता है। तो मैंने लिखा 2 की पावर 4, तो मैं कैसे लिखूंगा 2 स्टार स्टार 4, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बेस है, ये पावर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा वहाँ पे, के की पावर 1 बोल रहा है तो के स्टार स्टार 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो अर्थमेटिक ऑपरेटर वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो आप देख सकते हैं ये लेस देन कंडीशनल ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल और फ्लोर डिवीजन, ये सारे कौन से ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 68 क्वेश्चन, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बना देता है, फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड बना देता है, राइट मोड और अपेंड मोड दोनों फाइल बना के काम कर देता है। तो राइट और ये दोनों राइट है, इसका मतलब बहुत एएनसी। रीड मोड एरर देगा वहाँ पे, टाइप एरर देगा, ध्यान रखना, फाइल नॉट फाउंड एरर देगा, सॉरी। फिर उसके बाद में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन, ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है वहाँ पे, निम्नलिखित में से फाइल ऑब्जेक्ट एफ की संपूर्ण सामग्री पढ़ेगा, संपूर्ण सामग्री मतलब सारे कंटेंट को पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था रीड क्या करेगा, पूरे आइटम को रीड कर देगा फाइल से, रीड के अंदर कुछ कंटेंट लिखते हो आप जैसे 5 3 तो 5 और 3 करेक्टर ही रीड करेगा, रीड लाइंस करते हो तो पर्टिकुलर लाइंस को वहाँ पे रीड करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ डॉट रीड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको वाइल में समझाया, तो उसका आंसर ये होगा। तो ये आपको सेल्फ सोल्व करना है, ये क्वेश्चन सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसी के अंदर, अगर वाइल लूप का कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर उसके बाद में सूडो कोड में परिणामक्रम को द्वारा लिखाया जाता है, सूडो कोड में इंडेंटेशन के थ्रू सारा काम होता है, हेरार्ची ऑफ सूडो कोड में हम शो करते हैं तो इंडेंटेशन के थ्रू सारा काम हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, टू सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड वाइल के समय सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं किया जाता है उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करने के लिए। सीक्वेंस लॉजिक का यूज़ हम है जो आउटपुट को प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखना सीक्वेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में है 74 जो है वो क्या है, ये लिस्ट ऑफ टपल्स है, क्योंकि देखो बाहर कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है लिस्ट वाला, अंदर कौन सा है टपल्स है, देखो ये भी टपल है ये भी टपल है, ये भी, तो क्या है लिस्ट ऑफ टपल्स है, ध्यान रखना है आपको। फिर मैंने आपको ये भी चीज़ आपको क्लियर करवाई है अभी कि पाइथन के अंदर, पाइथन जो है वो किसके अंदर लिखी हुई है, सी और C++ दोनों के अंदर लिखी हुई है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ों को, सी और C++ दोनों ऑप्शन है तो सी को वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे वहाँ पे पहले। क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 में क्या है, देखो टपल बनाया, टपल के अंदर वो पॉप कर रहा है, तो टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी, राइट, तो यहाँ पे एरर हो जाएगी वहाँ पे। 77 की अगर मैं बात करूँ तो एल्गोरिथम को आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है एल्गोरिथम को, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्लो चार्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी। फिर उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट लिखा, इस कॉन्सेप्ट का आउटपुट क्या होगा वो आपको बताना है, वही डेफ लगा हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन कॉल हो रहा है तो उस टाइम क्या जा रहा है बी जा रहा है, बी के अंदर जेड जा रहा है, और 3 क्या जा रहा है यहाँ पे, लूप कितनी बार चलेगा 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो जेड कितनी बार प्रिंट होगा 3 बार प्रिंट होगा। अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ईजिली आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में फ्लो चार्ट का डायग्राम का एक और क्वेश्चन आ गया वहाँ पे सिंबल का, कि फ्लो चार्ट के लिए कनेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो कनेक्टर के लिए सर्कल यूज़ होता है, ध्यान रखना कनेक्टर के लिए सर्कल यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूं
तो 80 में दिया हुआ है किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित किए गए वेरिएबल को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है जिस ब्लॉक में डिफाइन किया हुआ है उसी ब्लॉक में वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये होता है किसी भी ब्लॉक में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ग्लोबली टाइप से उसको डिफाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी फंक्शन के बाहर परिभाषित किए हुए, सारे फंक्शन के बाहर किया हुआ किसी भी फंक्शन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, तो वो ग्लोबली टाइप से वेरिएबल है वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट है वहाँ पे रिकर्सन फंक्शन। क्या है? रिकर्सन एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिकर्सन। ध्यान रखना है, जब कोई फंक्शन इट सेल्फ कॉल करता है, अपने आप को ही कॉल करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सन, ठीक है। तो एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल कर रहा है वो क्या है? रिकर्सन है। जब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करवाया गया है तो इसका मतलब वो रिकर्सन है, ठीक है। 82 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लिस्ट एक में एक एलिमेंट 5 को जोड़ना है, तो ऐड 5 जोड़ना है ना, जोड़ना है मतलब का मतलब ऐड नहीं करना है। पहले से लिस्ट के अंदर आइटम है, उसके आइटम के अंदर और आइटम ऐड करना है, तो वो ये काम किससे होगा? अपेंड से होगा। किससे होगा? अपेंड से। तो अपेंड 5 इस तरीके से होगा। तो ये फंक्शन है, ध्यान रखना है लिस्ट का। आपको बहुत सारे और भी फंक्शन है, पॉप वगैरह, डिलीट वगैरह, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? 83 में है आपके नमपाई। नमपाई का क्वेश्चन एक बार और आ गया है। नमपाई में कॉन्सेप्ट दिया हुआ सिंपल सा, एक एरे बनाया हुआ 1 2 3 5 8, एरे के अंदर एक ऐड कर दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। एरे के अंदर ऐड कर दिया, सबके अंदर एक एक ऐड कर दो, तो अब नया एरे क्या बना? 2 3 4 6 और 9। अब ये बोला 1 पे क्या पड़ा है? 1 पे क्या पड़ा है? 0 पे 2 पड़ा है, 1 पे 3 पड़ा है, तो 3 आंसर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल ही। आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो इजीली सॉल्व नमपाई के। फिर उसके बाद में बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रकार प्रारूप में होती है? बाइनरी फॉर्म में जो आपके इंफॉर्मेशन होती है वो आपके किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में कंटेंट होती है? तो जिस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है उसी फॉर्मेट में स्टोर होती है, क्योंकि बाइनरी में ही डेटा स्टोर होता है, तो उसी फॉर्म में स्टोर होगी, राइट। 0101 फॉर्म में स्टोर होगी। फिर उसके बाद में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? पाइथन की फाइल का फाइल एक्सटेंशन .py होता है, ध्यान रखना है आपको, .py, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे डिबगिंग सॉफ्टवेयर में को ठीक करने की प्रक्रिया है। बग को ठीक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीबग। बग को ठीक करने का प्रोसेस होता है डीबग। जो बग है उसको ठीक करने का प्रोसेस होता है डीबग, निकालने का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा की ट्रिगर के लिए की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा? तो डिलीट करने के लिए आपको ट्रिगर को डिलीट करना है। देखो ये की है, ये की है, ये की है और ये की है। लॉयन, टाइगर, टैग और डॉग, कैट और डॉग, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है और इसकी ये वैल्यू, राइट। हमें क्या करना है वहाँ पे? ट्रिगर को डिलीट करना है। ट्रिगर के लिए आप ट्रिगर की वैल्यू को इसको डिलीट करना है, तो आप कैसे करोगे? डिलीट के लिए वहाँ पे क्या होता है? डेल कीवर्ड का यूज़ होता है। कौन से कीवर्ड का? डेल कीवर्ड का। डेल और वहाँ पे आप जो भी आपकी की है वो लिख दो, तो डिलीट वहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन राइट है, ये गलत है बिल्कुल ही। ये डिलीट वर्ड का यूज़ होता ही नहीं, अपने डेल होता है, और डेल यहाँ पे देखो डॉट नहीं लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वहाँ पे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में क्या है? देखो डिक्शनरी दी हुई है, तो डिक्शनरी का इंडेक्स नंबर नहीं होता है, की होती है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में 89 क्वेश्चन में क्या है? पाइथन लैंग्वेज में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयोग किया जाता है? इंडेंटेशन का। दो क्वेश्चन आ गए इंडेंटेशन में कि पाइथन में कोड को आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए ब्लॉक के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन, राइट। ब्लॉक स्टार्ट वहाँ पे कॉलन से होता है, ध्यान रखना, कॉलन से ब्लॉक स्टार्ट होता है, इस तरीके से इंडेंटेशन है ये, ठीक है। फिर वहाँ पे अगर बात करूँ तो 90 क्वेश्चन की, तो 90 क्वेश्चन में आपका है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन पावर नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू वो दे रहा है 3 और
y की वैल्यू दे रहा है वहाँ पे 2, ठीक है। जब पहली बार कॉल हो रहा है वो तो 3 वैल्यू ले रहा है, 3 वैल्यू ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, 3 को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 × 3 9 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बार जब वो वैल्यू देगा तो वो क्या करेगा कि वो क्या करेगा, पावर देगा वहाँ पे 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होती है 27। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले से, तो पावर वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, लूप के अंदर किसी भी सामग्री को अलग किया जाता है, किसके थ्रू, सेमी कॉलन के थ्रू। सेमी कॉलन के थ्रू आप लूप के अंदर कोई भी चीज़ें लिखी उसको अलग कर सकते हो आप, राइट। फिर उसके बाद में बात करते हैं 92 की, निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्थायी रूप से संगठित किया जाता है फाइल के अंदर। फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज इसलिए करते हैं अपन कि कोई डेटा है जो परमानेंटली स्टोर कर सके हम पाइथन के प्रोग्राम से, तो उसके लिए फाइल का यूज़ किया जाता है। तो कोई भी डेटा जो है परमानेंटली स्टोर करना है तो फाइल के थ्रू यूज़ होगा वो। क्वेश्चन नंबर 93, एक सूचना को मानव पठनीय अर्थात आस्की कोड या यूनिकोड वर्णों में स्ट्रिंग के रूप में संग्रहित किया जाता है। हम जो स्टोर करते हैं डेटा वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमें कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, अल्फ़ाबेटिक वाली, बाइनरी वाली समझ में नहीं आती, इसलिए टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करते हैं, राइट। फिर है 94 क्वेश्चन, 94 में नमपाई दिया हुआ है, डिम दिया हुआ है, डिम में कितने हैं वहाँ पे, एक ही सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे एक, आंसर आएगा 1। 95, निम्नलिखित में से कौन से पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है, इनमें से कौन सा स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने वाला फंक्शन है, तो सारे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने वाले अपर भी कर सकते हैं, स्ट्रिप भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ अबाउ इसका राइट आंसर है। 96 की आप बात करूँ तो मैं, तो फाइल को ओपन किया हुआ है रीड मोड में, डेटा फाइल का नाम है, टेक्स्ट फाइल को ओपन किया हुआ है, तो ये बोल रहा है एफ क्या, सॉरी यहाँ पे एफ क्या है, एफ क्या है वहाँ पे फाइल का हैंडल है, सॉरी आर फाइल का हैंडल है, एफ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे पूछ रहा है, तो एफ फाइल का हैंडल है, ये मोड है, ये फाइल का नाम है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंपोनेंट से ही आपको ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का उपयोग करने के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है भाई, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, ऑप्टिमाइज कोडिंग, सिमेंटिक टेस्टिंग, ऑल ऑफ अबाउ, ठीक है। कोड बेहतर प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट के लिए जिससे समझ में ईजी आ जाए, अनुकूल कोडिंग के लिए, व्यवस्थित परीक्षण के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ऑल ऑफ अबाउ इसका आंसर राइट है। अगर आपको एल्गोरिथम के बारे में पता है, फ्लो चार्ट के बारे में पता है, तो आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे ऑप्शन देखने जरूर है वहाँ पे। फिर उसके बाद में पाइथन लैंग्वेज में निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वैलिड नाम कौन सा नहीं है इसमें से, ट्राई। क्यों, क्योंकि ट्राई खुद एक कीवर्ड है, ट्राई क्या है, कीवर्ड है। प्रीवियस पेपर में अभी मैंने आपको समझाया था कि ट्राई वहाँ पे क्या है, कीवर्ड है। वेल कीवर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ट्राई एक कीवर्ड है, इसलिए इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में बाइनरी मोड में डेटा को लिखने के लिए किस फंक्शन का यूज़ होता है, डंप फंक्शन का यूज़ होता है, ध्यान रखना है। बाइनरी मोड में डेटा को यूज़ लेने के लिए, लिखने के, देखने के लिए, लिखने के लिए यूज़ होता है डंप फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसमें बात करूं मैं आगे, तो आगे आगे बात करता हूं मैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड सेगमेंट क्या प्रिंट करेगा, इनमें से क्या प्रिंट करेगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से डिटेल में समझते हैं। सिंपल है क्वेश्चन वैसे, तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं अपन। देखो ट्रू ट्रू ट्रू, आपको एक चीज ध्यान रखना है, और देखो और में क्या होता है और एंड में क्या होता है, बता देता हूं मैं आपको।
अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी होती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एंड क्या करता है, 1 1 1 को करता है, बाकी सबको 0 कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और क्या करता है, 0 0 0 कर देता है, बाकी सबको 0 0 0 कर देता है, बाकी सबको 1 कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ट्रू ट्रू, तो ट्रू 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 करेगा, अंदर आएगा, अंदर आके ही क्या करेगा, वहाँ पे सोल्व करेगा। पहले ये करेगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स का क्या आएगा, 1 आएगा। फॉल्स तो एंड लगा हुआ है तो फॉल्स और 1 क्या होगा, वहाँ पे फॉल्स और 1 क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा, 0 होगा मतलब ये एलिफ में जाएगा, इफ, ठीक है। और इसको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। तो ये पेपर मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दें, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ें, सारे ऑप्शन देखें और एक दिन पहले ढंग से आप सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस को देख के जाएं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई है जिससे आप टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपको, और काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प भी करेगी, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर वहाँ पे सोल्व करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।